हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने 2 पार्ट में हेलो एल्केन हेलो एरीन की काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा 3rd लेक्चर है, ठीक है? तो अब इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा था कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड चीज़ को डिस्कस करेंगे फिर से। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है? इसको समझने में थोड़ा-सा आप रट लेते हो लेकिन प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हो, बट आपको आज ये चीज़ें क्लियर होंगी बहुत प्रॉपर तरीके से, ठीक है? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियो ध्यान से समझना आप, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? एक होता है आपका SN1 होता है, क्या होता है? SN1 होता है और एक होता है आपका SN2 होता है, ठीक है? इसको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जैसे मर्जी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? SN1 एंड SN2, ठीक है? देखो, थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा आपको मैं, फिर डिटेल में चलेंगे, ठीक है? देखो, SN1 जो होता है, SN1 का मतलब होता है आपका कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। ये 1 जो होता है ये ऑर्डर को डिनोट करता है। ऑर्डर आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है ना? ये क्या है, अब ये ऑर्डर 1 है तो ये क्या है, इसका मतलब ये ऑर्डर 2 है। क्या है हमारा, ये ऑर्डर 2 है। ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? बात समझ आ गई? तो इसको ध्यान रखना है। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। इसको हम है ना, मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना? ऑल्सो कॉल्ड यूनी मोलिकुलर, यूनी मतलब एक, है ना? यूनी मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? बात समझ आ गई? ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम बाई मॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना? तो बाई मॉलिक्यूलर एंड यूनिमोलिकुलर, ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना? तो ऑर्डर को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलो अब हम आएंगे आगे। देखो, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, यानी ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं? एल्काइल हैलाइड की, ठीक है ना? तो इसमें देखो ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है। और दूसरा क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? तो आप इसमें देखोगे तो जो रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। बात समझ आ गई? और SN1 में क्या होता है ना? SN1 में आप ध्यान रखना कि जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। बात समझ आ गई? ठीक है, क्यों डिपेंड करता है अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, ठीक है? तो ये एक ही पार्ट पे डिपेंड करता है और ये 2 पे डिपेंड करता है। बात समझ आ गई? अब देखो, अब इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम SN2 पे आते हैं, है ना? सबसे पहले हम SN2 पे आते हैं। देखो, एक चीज़ और आप देख लो, ये 2 स्टेप में होती है। ये जो पार्ट है आपका 2 स्टेप में होता है ना? 2 स्टेप में टेक प्लेस करती है और ये जो होता है ये 1 स्टेप में ही हो जाता है ना? 1 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है? आते हैं SN2 पे। SN2, ठीक है? देखो, इसमें होता क्या है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है ना? आपका एल्काइल हैलाइड होता है,
जैसे आपने कोई अल्काइल हैलाइड लिया यहाँ पे, आर एक्स ही ले लो आप, ठीक है, जनरल ले लेते हैं। चलो हम कुछ मान लेते हैं, है ना, ज़्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, CH3CH2Br, एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, अल्काइल हैलाइड है, आप कोई भी ले लो। एक्स ले लिया और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। इसमें होता क्या है, अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के अगर आप देखोगे, है ना, देखो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बस इत्मीनान से और तसल्ली से देखते रहो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो कार्बन है, जहाँ से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या है, ये CH3 है, ठीक है, ये CH3 है। एक हाइड्रोजन है यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। समझ आ गई बात, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे। ध्यान रखना यहाँ पे इस SN2 में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, बैक साइड से अटैक करता है। और ये देखो ये पोलर कहाँ पे होता है, पोलरिटी यहाँ पे आएगा, ये देखो ये लो अटैच हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, पोलरिटी होगी ना इसके बीच में, क्योंकि एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इस पे अटैक करते हैं, इस पॉइंट इस पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस जो होता है ना, ये मतलब बैक साइड से अटैक करता है, आगे से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आगे से फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा। बात समझ आ रही है। तो बैक साइड से जब अटैक करता है तो देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है ना, ट्रांजिशन या, है ना, आप इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हो, जहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच होने लगता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, अटैच होने लगता है ऐसे, ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो रहा है और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका H है, ठीक है। और ये आपका देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होने लगता है, लिंक करने लगता है कार्बन के साथ, और एक्स जो है आपका वो धीरे धीरे टूटने लगता है ना, ब्रेक होने लगता है, यानी क्लीवेज होने लगता है, आप जैसे मर्जी बोल लो इस चीज़ को, ठीक है। तो एक ये ट्रांजिशन स्टेट होती है जो कि अनस्टेबल होती है, क्या होती है, आप ऐसे लिख लो आप, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, और ये अनस्टेबल होती है, कैसी होती है, ये अनस्टेबल होती है, ठीक है, अनस्टेबल होती है। और ये तुरंत ही क्या होता है, अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत ही डिकम्पोज हो जाती है, और है ना, अल्टीमेटली क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका यहाँ पे इस तरीके से, ये एक्स से जुड़ एक्स बाहर निकल जाता है, एक्स आपका बाहर निकल जाता है यहाँ पे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है आपका, और ये हाइड्रोजन बाकी आपके इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई, देखो इस चीज़ को आप समझ सकते हो ईजिली, है ना, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बात समझ आ रही है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और एक ट्रांजिशन स्टेट आई, है ना, जिसमें साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ रहा है और एक्स निकल गया, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इस ट्रांजिशन, अब ये प्रोसेस क्या होता है कि एक ही स्टेप में होता है, क्योंकि ट्रांजिशन जो स्टेट बन रहा है वो तो क्या है आपका कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बना और वो अनस्टेबल था और तुरंत ही डिकम्पोज हो गया, और आपका यहाँ पे एक्स नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो आप अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये यहाँ से ये आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है इन्वर्जन, है ना, मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लासेस जो है किसी लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी जो भी इन चीज़ को जानते हैं तो वो समझ लेना यहाँ पे कि इन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन होने का रीज़न क्या है यहाँ पे, इन्वर्जन होने का रीज़न ये है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और इन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो, जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी समझ सकते हैं। देखो ये चीज़ जो है ना ऐसे था, एक्स इधर था और ये पीछे के साइड था, अभी देखो ये फ्लिप हो गया, देखो ये दूसरे साइड आ गया, बैक साइड आ गया, है ना, तो ये इन्वर्जन हो रहा है। समझ आ गई बात, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके SN2 से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट है साइमल्टेनियसली, है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की क्या है, इन्वॉल्वमेंट है साइमल्टेनियसली, है ना।
तो इसी वजह से क्या है, ये बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्यों बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एल्काइल हैलाइड की अलॉन्ग विथ न्यूक्लियोफाइल। यानी यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल का तो स्ट्रांग होना जरूरी है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना जरूरी है ना। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अटैक कर पाएगा, ठीक है ना। और एल्काइल हैलाइड में क्या होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड में क्या होना चाहिए? देखो, पहली चीज़ ध्यान रखना कि सिंस सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक अटैक फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, है ना, अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो अगर वहाँ पे हिंडर होगा, हिंड्रेंस होगा, तो उसको एंटर करने में, बैक साइड से अटैक करने में प्रॉब्लम होगी ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका वहाँ पे 3 डिग्री होगा, मान लो वहाँ पे क्या होता है, 3 डिग्री कार्ब आपका अल्काइल हैलाइड हो, है ना, ऐसे हो, 3 कोई अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पे आर हो और ये आर हो। अगर यहाँ पे 3 डिग्री होगा, तो ये देखो, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से एंटर करना चाहेगा तो इसमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से। इसी वजह से यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि जो प्रेफरेंस होती है ना, प्रेफरेंस होता है एल्काइल हैलाइड का, वो होता है आपका 1 डिग्री होता है ना। सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, है ना, इट प्रिफर्स, है ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को ज़्यादा प्रेफर करता है। यानी 1 डिग्री में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, मतलब ईजिली अटैक कर सकता है, 1 डिग्री में ईजिली अटैक कर सकता है। फिर देन 2 डिग्री और 3 डिग्री में बहुत ही कम इसके चांसेस होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। बात समझ आ गई ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे एक जो एक्स है, लिविंग ग्रुप है ना, यहाँ पे जो एक्स है आपका, ये लिविंग ग्रुप है। दिस इज व्हाट? लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का अभी अच्छा होना जरूरी है, लिविंग ग्रुप का भी क्या होना जरूरी है? अच्छा होना जरूरी है। यानी लिविंग ग्रुप जितना जल्दी छोड़ के जाएगा ना, उतना ही क्या होगा, इजिली न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, है ना। तो लिविंग ग्रुप का अच्छा होना जरूरी है। तो लिविंग ग्रुप अच्छे कौन से होते हैं? हेलोजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइज जितनी बड़ी होगी ना, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यानी आयोडीन, है ना, आयोडीन हो गया, फिर आपका ब्रोमीन हो गया, फिर आपका क्लोरीन हो गया, है ना, ये अच्छे लिविंग लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी 1 डिग्री के साथ साथ अगर आपका क्या है, आयोडो ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पे, है ना, आयोडो एल्केन है, तो वो क्या होगा, वो, है ना, प्रेफरेबल होगा, है ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि SN2 में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं SN1 पे, ठीक है। एक एक बार हम कंपेयर भी कर लेंगे, है ना, कि क्या आपने सीखा, ठीक है। अब हम आते हैं SN1 पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 1, मतलब SN1, ठीक है। SN1 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे हमने उसको कवर किया, वैसे इसको भी कवर करेंगे, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। देखो, अगर SN1 की बात करें हम, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि ये 2 स्टेप में होती है। ये क्या होता है आपका? 2 स्टेप में होता है। तो जो इसका पहला स्टेप होता है, वो पहले स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है ना। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब एक चीज़ बताओ ज़रा, है ना, आप सभी बताओ, आप सभी को ये चीज़ पता है ना, यस है ना, कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो हमेशा स्टेबल होता है। तो अभी यहाँ से ही आइडिया हो गया आपको कि कार्बोकैटायन जब बन रहा है तो उसका स्टेबल होना ज़रूरी है ना। पहले कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसका स्टेबल होना ज़रूरी है। तो देखो, जैसे मैंने कोई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, CH3 C CH3 CH3, और ये आपका X हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि ये जो पार्ट है यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, लिविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा, है ना। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा देखो, CH3 C CH3 और CH3 ये बन गया और आपका X बाहर आ गया। आप एक चीज़ देख सकते हो, है ना, एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको पता होती हैं चीज़ें बट आप ध्यान नहीं देते हो। ये देखो प्लेनर हो गया है, कैसा हो गया ये, प्लेनर हो गया। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, ये sp2 में कन्वर्ट हो गया, sp3 से sp2 में चला गया, प्लेनर है ना। दिस वन इज sp3, ये कैसा हो गया आपका sp2 हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब sp2 हो गया। अब देखो, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है इसमें आपका, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सेकेंड स्टेप में जो आपका होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। देखो तो अब प्लेनर मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्लेनर मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, यानी CH3 CH3 और CH3 प्लेनर मॉलिक्यूल है आपका। प्लेनर मॉलिक्यूल पे कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि इस तरीके से अटैक किया और अगेन से दोबारा ये क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये वापस से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। देखो न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब देखो हमें चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, एक तो पहली चीज़ की ये रिएक्शन जो होती है फास्ट होती है, ये जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होता है। और ये जो स्टेप होता है आपका स्लो होता है। क्योंकि स्लो क्यों होता है पहला स्टेप, देखो पहला स्टेप स्लो होने के पीछे जो रीज़न है वो है कि स्टेबल कंपाउंड से, है ना, कार्बोकैटायन बन रहा है ना। कुछ भी होगा तो कार्बोकैटायन जो होगा आपका वो, है ना, मॉलिक्यूल से तो क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा, है ना। तो क्लीवेज होता है जब भी तो वो स्लो होता है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करने के लिए रेडी है और आपका ये कार्बोकैटायन है, तो इसी वजह से ये प्रोसेस फास्ट होता है। तो यानी न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना कार्बोकैटायन, अगर आप ये फास्ट है ना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप ही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप में कौन टेक पार्ट कर रहा है, टेक पार्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, है ना, ऑर्डर वन, है ना, यानी SN1। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ऑफ यूनिमोलिकुलर कह सकते हो आप, है ना। यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। बात समझ आ गई ना, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ देखो, अगर अगेन हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, हम किस पे आते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड तो कर नहीं रहे हैं, है ना, और रिएक्शन फास्ट है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वीक हो या स्ट्रांग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ईजिली कार्बोकैटायन पे अटैक कर लेगा, वो स्ट्रॉन्गर हो या वीकर हो। पहली चीज़ ये, स्टेप फास्ट पे डिपेंड ही नहीं करेगी, तो कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप का अच्छा होना इसमें भी ज़रूरी है ना, लिविंग ग्रुप का अच्छा होना इसमें भी ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ कॉमन है कि लिविंग ग्रुप दोनों में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे जो प्रिफरेबल, है ना, आपका अल्काइल हैलाइड होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, वो होगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा ना। 1 डिग्री सबसे कम होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री आपका हमेशा ही SN2 को फॉलो करती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ प्लेनर प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो आपको ध्यान है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे, है ना, कार्बोकैटायन वो 2 डिग्री का हो या ये 3 डिग्री का हो, है ना, वो प्लेनर ही होगा, है ना, वो कैसा होगा आपका, प्लेनर होगा। ये बात समझ आ गई। तो ये आपका प्लेनर कार्बोकैटायन हो रहा है ना। अब देखो जब भी प्लेनर होगा ना तो प्लेनर ऊपर से भी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक फ्रंट से भी अटैक करे या बैक से अटैक करे, दोनों दोनों तरह से अटैक करने की चॉइस होती है ना। तो उस केस में क्या होता है जब, है ना, अब देखो आप यहाँ पे देखो एक्स कहाँ था, यहाँ पे आगे था। अगर कार्बोकैटायन बना, ये बना, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आगे से ही अटैक कर रहे हैं, है ना, बात समझ आ रही है, अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से ही अटैक कर रहा है तो उस केस में रिटेंशन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आती है। और बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या आएगा,
बैक साइड से जब भी अटैक करेगा तो क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, है ना। तो जब भी SN1 मैकेनिज्म होता है ना, तो आप ध्यान रखना कि SN1 में इन्वर्जन भी पॉसिबल होता है ना, और क्या होता है, रिटेंशन भी होता है। क्या होता है, रिटेंशन भी होता है। तो और ये इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है, जब भी 50-50% बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं, और एक जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर हुआ, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, और प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, है ना, रेसिमाइजेशन। क्लियर है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी प्रॉपर तरीके से कि SN1 और SN2 क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया ना। तो आप चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अगर डिस्टिंग्विश भी करना है तो डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, है ना, ऑर्डर के बेसिस पे। तो आपको रटना नहीं है ना, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, देखो आपको रिएक्शंस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, है ना, जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तो हमने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आपने देख ली। ठीक है, आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन भी देख सकते हो, है ना। चलो अब हम आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन का। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है आपका कि इसको हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। डिहाइड्रो, बेसिकली मतलब ऐसा नहीं कि सारे एलिमिनेशन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ही बोलते हैं, हम स्पेशली एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, है ना। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, हाइड्रोजन और हैलोजन, यानी हाइड्रोजन भी निकलता है और एक्स भी निकलता है। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो ज़रा, अगर इसमें आप ध्यान दोगे तो देखो जैसे आपने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, क्या लिया आपने, अल्काइल हैलाइड लिया, जैसे आपने कोई अल्काइल हैलाइड लिया CH3 CH2 X लिया। ठीक है, जब भी इसकी रिएक्शन किससे कराते हो आप, कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH से कराते हो। किसे कराते हो, कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहलिक KOH से कराते हो। ठीक है, तो जब भी कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहलिक KOH से कराते हो आप, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो रिएक्शन प्रोसीड करती है वो कैसे होती है, देखो थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए मैं थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से कर दे रहा हूँ। CH3 ऐसे कर दे रहा हूँ उनको, थोड़ा सा और अच्छे समझ आएगा आपको। ये मैंने हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दिया, देखो हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दिया। C, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैंने X लगा दिया। आप एक काम करो, X को यहाँ पे लगा दो, कोई मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा सा आपको समझ अच्छे से आएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से, है ना। तो होता क्या है इसमें, जब भी आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो, ध्यान रखना अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में फ़र्क है। ठीक है, एक्वस KOH में जब भी रिएक्शन कराओगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और वहाँ पे OH X को रिप्लेस कर देगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको समझते हैं ज़रा। देखो मैं इसकी मैकेनिज़्म नहीं बता रहा यहाँ पे या कैसे होता है, ये चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बोर्ड पे फोकस करो। जिसकी भी मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस करूँगा, उसी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाकी जब मैं इनके डिटेल है ना लेक्चर्स तैयार करूँगा तो आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा वहाँ पे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अल्कोहलिक KOH, है ना। अल्कोहलिक KOH जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो पहले ध्यान रखना कि के जो होता है ना, के ब्रोमीन को ले जाता है सबसे पहले, है ना। के क्या करता है, ब्रोमीन को ले जाता है यहाँ पे, और क्या बन जाता है, KBr बन जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से ब्रोमीन नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स को ले जाता है ना, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी भाई। देखो यहाँ पे
एक्स को ले जाता है यहाँ पे, है ना, तो के एक्स बन गया। ओके, यहाँ से एक्स गया और एक्स जैसे जाता है यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। अब वो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देता है। क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है। यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बात वही है। ठीक है, चलो मैं नीचे से कर दे रहा हूँ, नीचे से कर दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो ये हाइड्रोजन भी क्या होता है, हमारा यहाँ से बाहर आ जाता है ना। और हाइड्रोजन बाहर आ जाता है और ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये OH के साथ कंबाइन हो जाता है। किसके साथ कंबाइन हो जाता है, OH के साथ। तो ये क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब यहाँ से X निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, X निकल गया, और यहाँ से H निकल गया। तो ये क्या कर लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एल्कीन में। तो आप देख सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये H और ये H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। देखो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हेलोजन जो ग्रुप होगा टर्मिनल पॉइंट पे होगा, तो हमेशा क्या होगा कि वहाँ पे आइसोमर बनने के चांसेस बिल्कुल, मतलब चांसेस नहीं होंगे वहाँ पे, और हमेशा एक ही टाइप से एल्कीन बनेगा, है ना। टर्मिनल पॉइंट का मतलब, कहने का मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे, है ना, तो वहाँ पे एक ही बनेगा, वहाँ पे, है ना, एक ही एल्कीन बनेगा। ठीक है, बट इसके अलावा सेकेंडरी टर्सरी लोगे ना, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगी एल्कीन बनने की, अलग अलग वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक और एग्जाम्पल इस पे लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे CH2, है ना, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन जैसे आप क्या करते हो, अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH से कराते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अगेन देखो पोटेशियम क्या करेगा, KBr को बाहर ले आएगा, KBr को बाहर ले रहेगा। और इसके जैसे यहाँ से क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन हटेगा, इसके एडजेसेंट कार्बन से, है ना, ध्यान रखना उसी कार्बन से नहीं निकालना है, इसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि एक ही बच रहा है, एडजेसेंट तो एक ही है यहाँ पे, है ना। तो जब भी 2 डिग्री होगा ना यहाँ पे, तो एडजेसेंट दो दो एडजेसेंट हो जाएंगे। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर आ जाएगा बाहर, H2 आ गया, और उसके बाद से आप यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, है ना। देखो ईजी है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये एल्कीन बन गया, प्रोपीन बन गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे क्या होगा आपका, हम अगला एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल था आपका, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ होगी, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है, देखो अब देखो ये भी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, ये भी क्या है आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। देखो जैसे हमने यहाँ पे Cl कर लिया, बट यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसे हैं ना, यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, एक ही टाइप से एल्कीन बनेगा, यानी इससे भी प्रोपीन बन जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा आपका, प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लेते हैं जहाँ पे अनसिमेट्रिकल हो, जहाँ पे क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, इसी को एक और कार्बन अटैच कर दिया, CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो, तो जैसे अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। देखो दो टाइप से एल्कीन के बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सा, देखो ज़रा। अब हेलोजन तो यहीं से जाएगा, देखो भाई, है ना, हेलोजन ग्रुप तो यहीं से निकलेगा, बट हाइड्रोजन के निकलने की जो जगह है वहाँ से क्या होगा, एक तो यहाँ पे हो गया और एक तो यहाँ पे हो गया, दो दो जगह से निकल सकते हैं ना। तो दो दो जगह से निकल सकते हैं, तो कोई एक ही क्या होगा, ज़्यादा मतलब मेजर होगा, एक माइनर होगा, है ना, या दोनों की पॉसिबिलिटी सेम तो नहीं हो सकती, है ना। तो देखो क्योंकि अलग अलग है ना, बात समझ आ रही है ना, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक ही जैसे होते तो क्या होता कि एक ही टाइप से बनता, बट अलग अलग है तो किसी के लिए फेवरेबल होगा, किसी के लिए नहीं फेवरेबल होगा। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इस वाले से करता है ना, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2CH3 बनेगा, एक ये एल्कीन बना। और अगर इधर इस साइड वाले कार्बन से करता तो क्या देखोगे आप यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो अलग अलग बन रहे हैं ना। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा मेज़र होगा। देखो ये मेज़र होगा, ये मेज़र होगा, ये क्या होगा आपका माइनर होगा। 20% और 80% बनता है, वो परसेंटेज डिपेंड करता है कि आपने कैसा एल्की है ना एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैसे। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल आया है ना, वैसे रूल बनाया गया है ना। बाकी स्टेबिलिटी वैसे ही है कि वैसे इसकी स्टेबिलिटी जो होता है एल्कीन की स्टेबिलिटी, अगर आप देखोगे ना इन दोनों में, एल्कीन में कौन सा स्टेबल एल्कीन है, तो आप ध्यान रखना कि वो एल्कीन स्टेबल होता है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना। जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आप इस चीज़ को अगर और डीप में जाओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट करके ये स्टेबलाइज करते हैं ना। मैं एक अलग बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक अलग मैं टॉपिक है ना पे लेक्चर तैयार कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है, नेक्स्ट वीक में मे बी। देखो तो यहाँ पे ये मेजर हो गया है ना। तो आप ऐसे ध्यान रखो सेट-जेप रूल क्या कहता है। तो सेट-जेप रूल को आप कई तरीके से समझ सकते हो, है ना। सेट-जेप रूल को आप कई तरीके से समझ सकते हो। एक पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हैलोजन तो बाहर निकल रहा है, बट जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो उस साइड से होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, है ना। उस कार्बन से होगा, मतलब उस एडजेसेंट कार्बन से होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ये मार्कोवनी-कोऑफ जैसे रूल जैसे हो गया ना, है कि नहीं। तो देखो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पे लगा, तो ये मेजर बन गया, ठीक है ना। आपको कभी भी एग्जाम में रिएक्शन आता है तो कंप्लीट द रिएक्शन में क्या बोलेगा कि राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हमेशा इसको बनाओगे। समझ आ गई बात। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजनेशन टेक प्लेस, है ना, फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ गई बात। और दूसरा तरीका से जब रूल को समझने का क्या है, वो है आपका कि है ना, जहाँ पे दैट एल्कीन विल बी मोर स्टेबल विच हैज़ मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है ना। तो इसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। ये देखो एल्कीन है और इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें क्या है, ये एल्कीन है, एक ही साइड है, इसके साइड इस साइड तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर, तो दिस इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और सेट-जेफ रूल इंपॉर्टेंट है, सेट-जेफ रूल को भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। बट वैसे मैं एक बार सेट-जेफ रूल मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो व्हेन सेट-जेफ बोलते हैं, जेट-सेव भी बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज मत हो ना। सेट-जेफ रूल क्या होता है, सेट-जेफ रूल देखो यहाँ पे आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करो, अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको 2 तरीके से बताया, दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू एल्कीन, है ना, टू एल्कीन कह लो आप, या आइसोमर बोल लो, टू आइसोमेरिक एल्कीन, the hydrogen atom is preferentially स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना। प्रेफरेंसली eliminated from the adjacent
कार्बन एटम with lesser number of hydrogen atom, ठीक है। तो उस कार्बन से, है ना, उस कार्बन वाला एल्कीन फॉर्म होगा, वहाँ से हाइड्रोजन एटम बाहर आएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो कुछ ये बहुत ही मिलता जुलता मार्कोवनी-कॉफ रूल जैसे है, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका अगर आप सोल मीनिंग निकालोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो बात समझ आ गई होगी, है ना। चलो, तो बाकी हम बाकी का पार्ट जो है, रेस्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।